हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन में पैडागोजी किस प्रकार की पूछी जाती है, ये उन कैंडिडेट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनका CTET पेपर 2 जो है एसएसटी है। आप लोगों को बता दूं, जो एसएसटी है 60 मार्क्स की आती है और इस 60 मार्क्स में 20 मार्क्स की जो है सिर्फ पैडागोजी पूछी जाती है। अगर आप पैडागोजी की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ जो है एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप यहाँ पर ये नंबर जो है खो देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैडागोजी की भी प्रैक्टिस करें अगर एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीज़ें जो है क्लियर करूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से समझाऊँ कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले। और मैं टोटल जो है पैडागोजी की 7 क्लास लूँगी। 7 क्लास के बाद आप खुद जो है देखेंगे कि आप जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर CTET की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं साथ ही एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एसएसटी पूरा एनसीईआरटी पूरा आप लोगों का बेसिक से स्टार्ट किया है। साथ में अभी पैडागोजी की प्रैक्टिस चलेगी, बाकी क्लासेस भी आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पर जो है आधारित होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर ये जैसे मैंने लिया है 2019 जो जुलाई में हुआ था वहाँ से, तो हम पूरे प्रीवियस ईयर जो आपके पैडागोजी की प्रैक्टिस कराऊंगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही करवाऊंगी, जिसके बाद जो आपको पता चल जाएगा किस टाइप की पैडागोजी पूछी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पैडागोजी को आपको एसएसटी में सॉल्व करना है तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, पैडागोजी को सॉल्व करते समय आप ये सोचिएगा कि एज अ टीचर आप अपने बच्चों में सामाजिक विज्ञान को लेकर, मतलब समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, आपका जो वातावरण है उसको लेकर बच्चे में किस प्रकार की अवधारणा का विकास करेंगे, या आपके आसपास जो डाइवर्सिटी है उसको लेकर, या जो समाज में बुराइयां हैं, आपके आसपास जो समस्याएं हैं उसको लेकर बच्चों को एक कैसा प्रकार की जो है अवधारणा का विकास करेंगे। जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति बच्चों में संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपका जो सोच है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे को, ना कि आप बच्चों को जो है केवल किसी एक चीज़ पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं ना, या तो ये बोल रहे हैं कि नहीं रटो, या तो ये कि जैसे मैं बता रही हूँ वही करो। इस तरीके से नहीं, बच्चों को सोचने पर मजबूर करना है। बच्चे के अंदर जो है पॉजिटिव, मतलब समाज को लेकर एक पॉजिटिव की ओर जो है उनको सिखाना है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने माइंड में फिट करके जो है आप पैडागोजी को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से कर ले रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं बीच बीच में चीज़ें बताती रहूँगी। देखिए, पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सही बात है, किसी भी चीज़ के बारे में जो है एक उसके अंदर जो है उसके प्रति जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, मतलब उसका निर्माण करना। पाठ्यचर्या को पूरा कराना। देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, देखिए एज अ टीचर आप लोगों को जो भी पाठ्यक्रम में पूरा कराना है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे क्या बोला है कि अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या को बस पूरा कराना ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कभी भी ऑप्शन में ये देखें तो ये आपका रॉन्ग होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए बस पढ़ाना, ये भी आपका गलत होगा। या बच्चे को रटवाना, कंठस्थ करवाना, रोट लर्निंग जो होता है, ये भी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। जो ऑप्शन में रटवाना या याद करवाना, कंठस्थ करवाना, ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, बस रोजगार के लिए, पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, इस प्रकार का ऑप्शन देखें तो वो सभी ऑप्शन जो है गलत होते हैं। यहाँ पे जो इसका होगा, किस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का, सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाना। क्या होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से, ये जो उपागम दे रखे हैं इनमें से किसे उपयुक्त समझा गया। कहने का मतलब अगर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकें बनाई जा रही हैं तो कौन सा उपागम जो इनमें से सही है। देखिए, प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना, मतलब कि जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो सामने दिख रहा है वो उदाहरण, और जो आपका अनुभव है उससे सीखना, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमारे जीवन से उपयोगी हो, जो हमारे दिनचर्या से जो है रिलेटेड हो, तो ये सही है, प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना। अगला क्या है? तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण। देखिए, फिर आ गया स्मरण आधारित सीखना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे केवल जो है आपका ए सही है, बी गलत है। देखते हैं कहाँ पर ए और बी, तो ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, कोई नहीं तो नहीं, डी। ए आपका जो है यहाँ पे सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होगा? डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। सामाजिक विज्ञान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। क्या ये बात सही है? देखिए, अगर किसी भी जानकारी का आप याद करते हैं तो वो अवधारणात्मक विकास होता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी जानकारी को आप अगर याद कर रहे हैं तो वो अवधारणात्मक विकास नहीं होगा, बल्कि बच्चों का सामाजिक विज्ञान के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान में सिविक्स हुआ या आपका हिस्ट्री हुआ, ये सभी जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके, मतलब अंतः संबंधित करके देखना बच्चों को मतलब समझाना चाहिए। और अब जो भी उनके आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उसको विस्तार से समझाना, वो अवधारणात्मक विकास विकास करता है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में ये नहीं कि जानकारी का स्मरण करना, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अंतर संबंधित करके बच्चे को बताना और उनके आसपास की जो घटनाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक जो है उनके उन घटनाओं के बारे में जो है अवधारणात्मक विकास करना है, ये होना चाहिए। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये क्या सही है? तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इस प्रकार जो है सामाजिक विज्ञान में तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता, बल्कि हम ये बोलेंगे कि निरंतर जो रिसर्च होते रहते हैं और जो आपका वातावरण है उसके आवश्यकताओं के अनुसार जो है तथ्यों में परिवर्तन संभव है। ठीक है, कहने का मतलब है कि तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं रहता, बल्कि निरंतर जो है ये बदलता रहता है। वो हमारे रिसर्च पर और हमारे वातावरण की जो आवश्यकताएं हैं उस पर निर्भर करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर ले रही हूँ तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड हाँ, आप थोड़ा सा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और किसी भी क्वेश्चन को आप करते समय थोड़ा सा अपने माइंड से, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। देखो, स्मरण करना अगर आए तो गलत हो जाएगा। तथ्यों का असर सदैव निश्चित होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि तथ्य हमेशा बदलते रहते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि जो समय समय पर जो रिसर्च होती रहती है या तो हमारे वातावरण की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती है, तो उसके अनुसार जो है तथ्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को क्लियर करूँगी। कोशिश यही रहती है कि आपको इस तरीके से कराऊँ कि आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो कर लें। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? देखो, वन्य जीव संरक्षण के लिए कहने का मतलब है जो वन्य, मतलब जो आपके पशु पक्षी हैं या आपका जो वातावरण है उसके संरक्षण के लिए, जो पेड़ पौधे हैं उसके संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास कौन सा रहेगा? वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन उत्साह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, या संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अगर विद्यार्थियों को इसके बारे में बताना है तो वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। विद्यालय में वन्य जीवन उत्साह मनाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि बच्चों को ये बताना कि वन्य जीव संरक्षण चाहते हैं तो अपने आसपास का जो पेड़ है, वातावरण है, उसको सुरक्षित रखें, पेड़ों को ना काटें, और पशुओं पर, मतलब जो पशु हैं उनसे आधारित जो उत्पाद हैं उसको ना खरीदें, क्योंकि उनको ये बताएं कि जो जीवित पशु होते हैं वो कितने जो है कितने लाभदायक होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें वो आप लोगों को प्रदान करते हैं, उसके बारे में जो है बताना, और ये प्रतिज्ञा दिलाना कि पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा ले। तो ये आपका सी सही है। संदर्भित नीति और कानून के बारे में पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, जो सही बैठता है। तो और क्यों बैठता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि क्या होना चाहिए आप लोगों का, पशु आधारित उत्पाद को क्यों नहीं खरीदने की प्रतिज्ञा बच्चों को दिलानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक मिनट। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुली किताब, देखो सबसे पहली बात तो देखो सभी लोगों को लगता होगा ना कि खुली किताब से अगर बच्चे आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा से। खुली किताब जो है वही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या पूछा है? खुली किताब से जब हमें आंसर में, तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब उसमें से जो है बच्चा अपने दिमाग लगाएगा, सोचेगा, तो ये कहीं ना कहीं हर एक क्लास में जो है ये छोटी क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए कि बच्चा खुली की मतलब कि उसके ओपन बुक टेस्ट हो, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया जाए और बच्चा खुद ढूंढे, क्योंकि उसके कई आंसर हो सकते हैं, तो बच्चा जो है सोचने पर मजबूर होगा। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, बालक केंद्रित जो है एक तरह से मूल्यांकन हो रहा है। बालक केंद्रित जो है बालक अपने सोच विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, तो ये क्या सही है? देखिए,
बिल्कुल नहीं, ऐसा तो इसलिए थोड़ा ना लिया जा रहा है कि अध्यापकों को प्रश्न बनाने का मौका ही ना मिले, नहीं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये भी आपका नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को जो है कंठस्थ करने का भार जो है वो क्या नहीं होगा, कि मतलब ये उनके ऊपर दबाव ही नहीं रहेगा। अब बच्चा जो है अपने आप जो है क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा और उत्तर जो है उस ओपन बुक टेस्ट से जो है वो बुक से खुद लिखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में हमारा जो है अच्छा है वो है डी, कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार जो है अनुभव नहीं होगा और वो बहुत ही चिंतन मनन करके खुद से जो है आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं होता आंसर बनाना, ठीक है। तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों का कंठस्थ करने का जो है भार वो नहीं होगा और बच्चा जो है इंटरेस्ट के साथ जो है इस प्रकार का मूल्यांकन जो है मतलब इस प्रकार का टेस्ट देने में जो है उसे रुचि भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। देखिए, जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात, कहने का मतलब क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण विषय का आपने टीचिंग किया, उसके बाद जो है समापन के बाद कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटा समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। यहाँ पे देखिए कौन सा सही है। छोटा समूह की परियोजनाएं बिल्कुल आपने पढ़ाया और उसी से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट बच्चों से वो करवा सकते हैं। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति बिल्कुल। प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता बिल्कुल। तो ए बी सी तीनों से ये चित्र बनवाना ये तो सही नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, क्षेत्रीय संस्कृतियों की बात की जा रही है। तो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी आप देख लीजिए। हाँ, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, ठीक है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार के अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। उत्तर जो है दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। कहने का मतलब आप बच्चों को बता रहे हैं, कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं कि एक साम्राज्य वंशागत उन्हें मिला हुआ है, ठीक है, उनके अपने माता पिता से पूर्वजों से मिला हुआ है। तो आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। अब बच्चा इसमें सोचेगा, अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचने के लिए जो है ये कल्पना करने को कहते हैं। तो जांचते वक्त किस कुशलता पर आप बल देंगे। विश्लेषण करने की क्षमता पर, विश्लेषण करने की क्षमता पर नहीं, बिल्कुल नहीं, विश्लेषण करने की क्षमता पर नहीं, चीज़ों को मतलब तोड़ तोड़ कर उसे समझने की नहीं। नेक्स्ट क्या है, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये अनुमान लगाने के लिए एक परिस्थिति दी गई है, उसी का अनुमान लगाने के लिए कहा गया है और किस निष्कर्ष पर बच्चा पहुंचेगा ये देखना है। तो ये तो सही है। तर्क करने की क्षमता, आप क्या उसका तर्क करने की क्षमता को देखना चाहते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं ये फिट बैठ रहा। अनुभव की तुलना देखना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, बच्चे को एक एक जो है सिचुएशन क्रिएट किया गया है और उसको जो है उसके बाद जो है एक बोला गया है कि आप जो है इसको किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो बच्चा किस निष्कर्ष पर निकलेगा, इस कुशलता पर जो है एक टीचर इस कुशलता पर विकसित करने के लिए जो है ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो आप जो है परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष जैसी चीज़ जो है उसके अंदर देखना चाहते हैं, इसलिए जो है आपने ये जो है सिचुएशन उसे दी है। तो बी जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो किस कुशलता पे बल देंगे कि परिस्थितियों का अनुमान लगाना और एक निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं समझाते समझाते थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, बस मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से जो है चीज़ें क्लियर कर सकूं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों को मतलब चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ और अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं जो मैं चाहती हूँ इम्प्रूवमेंट करना वो भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो बस कोशिश कीजिए, अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप बस पूछते रहिए। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। देखो, आदिवासी विषय के बारे में परिचय कराने के लिए सबसे अच्छी सम्मानजनक नीति क्या होगी। देखो, आपके देश आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पे आदिवासी भी रहते हैं, लेकिन इस आदिवासी ये हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसी का एक पार्ट है। तो इनके प्रति जो है हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, इनकी संस्कृति को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि उनको एक अलग से कर दें। देखते हैं ऑप्शन क्या है। उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गाने और मृत्यु को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। देखिए, उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको उनको सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति पूछिए कि क्या होगी।
ठीक है, जनजातीय गाने और मृत्यु को पर्दे पर दिखाना, क्या ये सही रहेगा? उनके आदिम देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, इससे भी कोई फायदा नहीं होना। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका गलत है। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, जिससे कि बच्चों के अंदर जो है उनके प्रति एक सम्मान विकसित हो, वो समझें कि हाँ ये लोग भी जो है एक प्रकार के जो है इनका भी एक प्रकार का जीवन होता है, ये एक प्रकार के जो है ये लोग भी जीव हैं, सॉरी आदमी हैं, और उनको जो है इनके प्रति जो है वो संवेदनशील रहे, नहीं तो उनको एक अलग नज़र से ही बच्चे देखने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको, देखिए, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर? समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और बस क्या समय समय पर ही उठाएंगे या हमेशा उठाएंगे? कोई विवादास्पद मामला है तो क्या कभी कभी उठाएंगे? तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले, मतलब कि आप बस बच्चों को इसलिए चीज़ें को नहीं क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनको ठेस पहुंचेगी, नहीं, केवल ठेस, अगर केवल आ जाए तो वो भी गलत हो, लेकिन यहाँ पे गलत बोल भी रहा है कि ठेस न पहुंचने वाले वस्तुओं पर चर्चा करनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुकाबला करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, तो ऐसे ही गलत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। एक योजना बनानी चाहिए, फिर उस पर जो है चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गंभीर मामले हैं इनको जो अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है अच्छे से बच्चों को समझ में भी नहीं आएंगी, और चर्चा करने से बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे से जो है बच्चों का इंटरेक्शन होगा, तो बच्चे जो है तर्क वितर्क करेंगे तो बच्चा और अच्छा से सीखेंगे। तो ये एज अ आपका सामाजिक विज्ञान एज अ टीचर जो है आपका ये कर्तव्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। देखते हैं क्या है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कराना, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन कराना। तो क्या इनमें से कौन सा सही है? देखो, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन बिल्कुल बात सही है, जो मूलभूत सिद्धांत है उनको भी बताना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही आपका जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक मिनट, देखिए क्या है। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस प्रकार अधिक बल होना चाहिए, किस पर अधिक बल होना चाहिए, सॉरी, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह की योजना बनाते समय एज अ टीचर आप निम्न में से किस पर अधिक बल देंगे? एक, चुनौतीपूर्ण कार्य करने की रचना करना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह पर विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। देखिए, एज अ टीचर आप किस बात पे बल देंगे कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना, कि जिसमें बच्चे को सामने जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य लगे तभी तो कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसे आसान दे देंगे तो को सभी कर लेंगे, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना, और आप भी बच्चों के साथ जो है मिलकर काम करना सीखना, इस पर भी अधिक बल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा ना इससे क्या होता है कि बच्चे और टीचर के बीच जो रिलेशन है वो अच्छा बन जाता है। समूह का विचार पूर्वक चयन करना, बिल्कुल सही बात है। समूह का मतलब इस तरीके का नहीं कि सब बहुत तेज तेज बच्चे हैं, ऐसा नहीं, हर प्रकार के जो है बच्चे रहें, ताकि सभी की सोच जो है कुछ कहीं पर कोई कुछ सोचेगा, कहीं पर कुछ कोई सोचेगा, तो सबकी सोच जो है मिलकर कुछ जो है करे। ये नहीं कि सब बहुत ही अच्छे बच्चे एक ग्रुप में होंगे तो भाई उन कर लेंगे, और जो थोड़ा सा मतलब जो थोड़े कमज़ोर होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो एक साथ अगर सबको सिखाना है तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य की पूर्ति करना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए बी सी जो है सही है, ए बी सी का है, पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। देखिए, समस्याओं का जो है क्रमबद्ध विश्लेषण करने में क्या करता है? मदद करता है। तो क्या ये सही बात है? तो आप लोगों को बता दूं, ये सही बात है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन से समस्याओं का जो है सामाजिक विज्ञान में समस्याओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करने में जो है ये हमारी सबसे बड़ी मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे, अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये तो वैसे ही पता चल रहा होगा, ऑप्शन गलत है। समझने की अपेक्षा विषय में विस्तृत जानकारी पर बल देना, मतलब बच्चे को समझाने की बजाय उसे जो है ज़्यादा से जानकारी पर जो है बल देना, ये बल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को ये देखें कि बच्चे का समझ पा रहा है या नहीं, उसके समझने पर जो है जोर देना चाहिए।
दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, मतलब आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उसके प्रति जो है बच्चों को संवेदनशील बनाना, बच्चों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी पैदा करना कि वो जिज्ञासु रहें ये चीज़ों को जानने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में जो है समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने में तो मदद मिलता ही है, लेकिन दी गई जानकारी के साथ जो है बच्चों को संवेदनशीलता और जिज्ञासा भी पैदा करना एक टीचर का जो है कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो आप निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत समझेंगे, मतलब गलत होगा। तो देखिए लघु चित्रकार, देखिए अगर प्राचीन इतिहास पढ़ाना है, भारतीय इतिहास पढ़ाना है तो लघु चित्रकार के बारे में तो ये तो सही है। शिलालेख, बिल्कुल इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। हस्तलिपियाँ, लिपियाँ हैं, ठीक है, तो हस्तलिपियाँ तो होगा नहीं, ठीक है। और गुफा चित्रकारी, बिल्कुल इससे भी बहुत जानकारी मिलती है। तो ये जो स्रोत है, अगर भारतीय इतिहास को पढ़ाना प्रारंभ करना तो लघु चित्रकार, शिलालेख और गुफा चित्रकारी, ये तो सही है, लेकिन प्रयुक्त करना क्या गलत रहेगा, हस्तलिपियाँ। हस्तलिपियाँ जो है प्रयुक्त करना यहाँ पे गलत रहेगा, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय, मतलब सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तु पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो देखो, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति जो है अपील, ये भी बात सही है। समता के मुद्दे, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ जो है हमारी करेक्ट होती है। तो आपका जो है ए और बी दोनों सही है। देख लीजिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है। समता के मुद्दे जैसे जैसे उप विषय पर ना आलोचनात्मक चर्चा बच्चे जो है अगर आप करवाएं तो मतलब चर्चा कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा किस पे चर्चा कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, और यह लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? प्राकृतिक, वनस्पति, ठीक है, और वन्य विज्ञान विषय वस्तु से छात्रों को अगर परिचित कराना है तो सबसे सही सर्वोत्तम विधि क्या होगी? वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराना, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, या विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो इसमें से जो है कौन सा सही होगा? थोड़ा सा आप लोगों को सोचने, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, और कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इसको जो है गलत कर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तु को छात्रों को अगर परिचित कराना तो सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि वन्य जीवन का जो है भ्रमण कराना। जब बच्चों को इसके बारे में अगर आपको बताना है तो सबसे पहले जो है उनको जो है उस ट्रिप पर लेकर जाएं, उसे दिखाएं उस चीज़ को, तो बच्चे जो है अच्छे से जो है इससे परिचित हो पाएंगे, बजाय कि उसके बारे में आप बोलते रहें, बताते रहें। तो वो ऐसे व्याख्यान तो विशेषज्ञों द्वारा आमंत्रित करके बताते रहें तो वो बच्चे के ऊपर से सर से ऊपर जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। पाठ्य पुस्तकों का पठन और चर्चा करने से भी कुछ नहीं होने वाला। जितना आप चीज़ें देख कर बच्चों को समझा सकते हैं ना, दिखाकर, उतना ही वो सही होता है। तो यहाँ पे फील्ड ट्रिप पर ले जाना सबसे बेस्ट रहेगा। विषय वस्तु का डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, इससे भी बेटर जो है आप उनको रियल चीज़ें दिखाएं, रियल लाइफ से जोड़कर अगर चीज़ों को बताएंगे तो आप बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए इस तरह से ना कई क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो आप लोगों को बस पेडागोजी को सॉल्व करते समय थोड़ा सा अपनी समझदारी और थोड़ा सा जो है एज अ टीचर आपके बच्चों के प्रति क्या रोल होना चाहिए उसको अगर ध्यान में रखते पॉजिटिव वे में करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले टाइम में जो है मैं 6 से 7 जो है इसके पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद जो है आप खुद देखिएगा, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहिए, पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है SST में एक अच्छा स्कोर करें। तो लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है एक गाइडेंस मिल सके। देखिए यहाँ पर मैं जो है टिप्स और ट्रिक के साथ जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।